ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है बैकलॉग्स कि यार अपने तो प्रीरेक्विजिट ही क्लियर नहीं है। हर चीज को कहोगे कि नहीं नहीं रुक रुक, चल मैं थियोरेटिकल बहुत है चैप्टर पर वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अब एक वर्ड होता है प्रीरेक्विजिट, प्री का मतलब होता है पहले, रिक्विजिट मतलब होता है नेसेसरी। तो ऐसी चीज जो नेसेसरी है पहले करना अपने किसी गिवन कॉन्सेप्ट से, उसको प्रीरेक्विजिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह दो कि पी एंड सी इज द प्रीरेक्विजिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हमने 11वीं क्लास वेस्ट कर दी हो तो सबसे बड़ा डाउट मन में यही रहता है कि यार अपने तो प्रीरेक्विजिट ही क्लियर नहीं है, तो जाके मैं पहले उनको प्रीरेक्विजिट को क्लियर कर लेता हूँ। फिर अपन सोचते हैं कि यार अभी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, या 12वीं का जो सिलेबस है वो करूँ या 11वीं के जाके प्रीरेक्विजिट करूँ। मैं आपको उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के, चैप्टर्स के भी नहीं, चैप्टर्स के उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ जो अगर आपको गिवन सब्जेक्ट्स में आते हैं तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो आपको आना चाहिए वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ न्यूटन, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी बैलेंसिंग, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन, बेसिक कोलिजन बिल्कुल। फिर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क निकालते कैसे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे करते हैं। साथ में सेंटर ऑफ मास की बात करूं, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ग्रेविटेशन, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप देखते हो कि बॉडीज होती हैं, अलग अलग तरह की शेप्स होती है, कभी सेमी सर्कुलर रिंग हो गई तो कभी स्फीयर हो गया, कभी हेमीस्फीयर हो गया, कभी फलाना हो गया। ये सारी चीज़ें, ये सारी शेप्स में आप देखते हो एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर उसमें आप आगे इंटीग्रेशन करते हैं। फिर चाहे आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, चाहे आपको उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो, चाहे आपको उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो, वही जाके आगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं, आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक्स में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और भी चैप्टर्स हैं, गॉस लॉ वगैरह, इन सब में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। फिजिक्स में अगर आपको ये इंटीग्रेशन और ये एलिमेंट लेना आता है जो कि आप प्राइमरीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर्स में उन जैसे टॉपिक्स में सीखते हैं, वो चीज़ आगे काम आती है। 11th क्लास की केमिस्ट्री के अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अगेन नोमेनक्लेचर बेसिक वाला, बिल्कुल बेसिक वाला, कि आपको कोई किसी का नाम दे दिया सबको आता है उतना, ठीक है। आइसोमेरिज्म बेसिक वाला आता हो, आप आगे पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब आता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं नहीं, मैं पहले सबसे पहले आपको कह रहा हूँ कि आप याद रखना बैकलॉग का एक फॉर्मूला है। मैं आपको ये बात बता दूं बैकलॉग के बारे में, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये सब जानते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है बैकलॉग्स। बैकलॉग के चक्कर में अगर आज जो टॉपिक आपकी क्लास में चल रहा है उसको अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो जो आज का टॉपिक है वो बैकलॉग बन जाएगा। पुराना बैकलॉग कवर कर रहे हो या आज का बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो, इस तरह से ओवरऑल बैकलॉग बढ़ेंगे या घटेंगे? मैं कहता हूँ बढ़ेंगे। इसलिए ये बहुत स्टूपिड तरीका है बैकलॉग्स कवर करने का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया मैं साथ साथ कर लूंगा, तो साथ साथ कैसे करोगे? एक लैपटॉप पे 11वीं चला के, एक लैपटॉप पे 12वीं चला के साथ साथ कर लो। नहीं भैया दिन में वो करूंगा, रात में वो करूंगा, तो भाई रात में भी फिर 12वीं करना, रात में भी करंट टॉपिक करना। या तो तुम ये कहो कि करंट टॉपिक मेरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़िया हो गया, कोई भी क्वेश्चन मैं उसका सॉल्व कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लिए, इतना टाइम बच जाता है ना, मैं क्या बताऊं। तो बचे हुए टाइम में भाई मैं सोचता हूँ 11वीं कर लूँ यार, क्यों टाइम वेस्ट करना। अगर ऐसी सिचुएशन हो तभी आप साथ साथ 11वीं करने वाला ये जो काम है करना, अन्यथा आप 12वीं के या जो ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करो। अच्छे से मैंने आपको इसी सीरीज़ की पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अच्छे से किसी भी टॉपिक को करने से कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अगर आप अच्छे से नहीं करते, चाहे आप सब कुछ भी कर लो, लेकिन अच्छे से अगर आप एक भी चीज़ ना करो तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेगेटिव मार्क्स। दैट इज़ वाई जो चल रहा है उसको ढंग से कर लो। अगर ये प्रीरेक्विजिट्स आपको आते होंगे तो आपको आगे जो अभी चैप्टर और भी आने वाले हैं अभी, तो वो बैकलॉग नहीं बनेंगे। पहले बैकलॉग का क्रिएट होना रोकना है। पुराने वाले की बात थोड़ी देर बाद करेंगे। आपको ये जानना होगा जेई की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन से चलती है। आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ते हैं, फिर आप बेंजीन एंड EAS पढ़ते हैं, फिर 12वीं आ जाती है आपकी हेलो अल्केन, हेलो अरीन, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर आपका एल्डिहाइड, कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका अमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। ये लाइन से चलता है, लाइन से चलता अच्छा लगता है, इसलिए आप इसको लाइन से ही चलाएं। आप ऑर्गेनिक को एक इंडिपेंडेंट एक अलग चीज़ मान लें और उसको जब पढ़ना शुरू करें, कोई कोर्स ले लें, कोई कुछ ले लें, कुछ ऐसी चीज़ ले लें ढंग की जिसमें आप ये सारे चैप्टर लाइन से ख़त्म कर दें। एक बार में करेंगे, लाइन से करेंगे, हो जाएगा। और ओवरऑल मैंने आपको ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिस्ट दी है,
ये आपको आना ही चाहिए ऑर्गेनिक में आगे बढ़ने से पहले। कोई भी आप अच्छा कोर्स लोगे ना अगर, तो वो लोग आपको पहले ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, और ये एक अच्छे कोर्स की पहचान भी हो सकती है। बात करें अगर आने वाली मैथमेटिक्स की, तो इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रीरेक्विजिट नहीं चाहिए। कुछ जेनरिक प्रीरेक्विजिट होते हैं, जैसे कि लॉगरिथम, मॉड्यूलस, वेवी कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक फंक्शंस, इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सब आपको आने ही चाहिए। ये सब आते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी प्रोबेबिलिटी आने से पहले आपको पीएनसी आना चाहिए। मेरी सलाह मानो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी के मुश्किल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सरदर्द करने वाले लगते हैं, तो अपना वो टाइम बचा लो। प्रोबेबिलिटी आगे आएगा, उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह, साथ में पीएनसी भी करोगे, उसमें भी टाइम वेस्ट करने की जगह, वो टाइम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दे दो। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। भैया आपने ये क्या बात बोल दी कि चैप्टर ही छोड़ दें? भाई चैप्टर छोड़ने का ये जो डर है, इसको अपने मन से निकालो। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जाहिर सी बात है कि अपन अपनी ज़िंदगी में जेईई जैसे एग्ज़ाम बहुत ही कम देते हैं। जब हम ये दे रहे हैं, हम जानते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। अब बेस्ट के लिए भाई परफेक्ट से कम, पूरे सिलेबस से कम, सारे चैप्टर्स करने से कम हम कुछ भी क्यों करें? हम सारे चैप्टर्स क्यों ना करें? कम क्यों करें? कमी क्यों छोड़ें? ऐसी एब्सोल्यूटिस्ट और परफेक्शनिस्ट सोच से हम कई बार ग्रस्त होकर अपना और ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। सोचो, अगर ऐसी सोच रखने की वजह से हमारे मार्क्स बढ़ने की जगह उल्टा घट रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है और जेईई में बहुत अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, तो कहाँ की समझदारी है इस सोच को रखना। आजकल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत टफ टाइम है, क्योंकि रिसेशन चल रहा है। कई बार हम लोग को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिसके अंदर एक में ज़्यादा लॉस है, एक में कम लॉस है, पर लॉस दोनों में है। अब अगर हम डरने लग जाएं कि यार लॉस, इधर भी लॉस, इधर भी लॉस, इधर भी लॉस, लॉस लॉस लॉस, रोने लग गया, लॉस तो हो ही नहीं सकता, लॉस कांट बी एन ऑप्शन, आई कांट चूज लॉस। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं और दोनों जगह लॉस हो जाता है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी कहीं लगा सकते थे, इसमें या इसमें, पर हमने कहाँ लगाई? कन्फ्यूजन में। हमने कहाँ लगाई? नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी में। और अंत में क्या हुआ? हमारा जितना नुकसान होना था उससे और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इसलिए ऑलवेज चूज द लीस्ट बैड ऑप्शन इफ़ ऑल द ऑप्शंस आर बैड। आग भाइयों बहनों हर जगह लगी है। आप समझदार बन के ये सीक्वेंस तय करो कि कौन सी आग पहले बुझानी है, और इसी तरह आप करो यार। चैप्टर पूरे हो जाए तो और बढ़िया है, पर चैप्टर स्किप मत करने की जगह आप ये समझ लो कि आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, और आप जो करोगे वो अच्छे से ही करोगे। तो हो सकता है कि ये चैप्टर्स जिनको आप लास्ट के लिए छोड़ रहे हो वो हो भी ना पाएँ, पर स्ट्रैटेजी ऐसी हो कि मैं आपको वेटेजेस बताऊँगा ना इन चैप्टर्स की, जब आगे आएगा इसी सीरीज़ में, और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना। जब मैं आपको इन चैप्टर्स की वेटेजेस बताऊंगा, आप दंग रह जाओगे और आप कहोगे कि हाँ यार, मैं भी पता नहीं क्या सोच रहा था, कितना स्ट्रेटेजी से चलें तो कितना इजी है जेईई में मार्क्स लाना। अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम बताने वाला हूँ। इस बात को मैं वेटेज एनालिसिस में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, बट अभी जान लो कि आपकी ये चीज़ें 100% सिक्योर होनी चाहिए। मैंने आपसे अभी तक परफेक्शन की उम्मीद नहीं की, पर अब जो चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें अगर आप परफेक्शन ले आते हो तो आप मचा दोगे। चैप्टर में ले आओ, चैप्टर के अंदर परफेक्शन लाओ, पर पूरे सिलेबस को परफेक्टली सारे टॉपिक्स कर देना कि भाई परफेक्शन चाहिए, तो मतलब अगर सिलेबस में 100 चैप्टर हैं तो 100 के 100 होने चाहिए। हमें वो परफेक्शन नहीं चाहिए। परफेक्शन हमको चाहिए 100 में से चाहे 60 चैप्टर करे, पर वो 60 100% करे। मैथ्स के मैं आपको अब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ये आपके आएंगे या चल रहे होंगे, इनको ऐसा कर देना कि क्वेश्चन आए तो हो जाए। वो सारा एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से मास्टर करना। वेक्टर 3D आपको पूरा मास्टर करना है, विजुअलाइज कर करके। उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगा दो, उसको हल्के में मत ले लेना, उसको ढंग से कर लेना। टाइम ज़्यादा लगाओगे, हर चीज़ को कहोगे कि नहीं नहीं रुक रुक। विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। मैं विजुअलाइज करे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। भाग के हड़बड़ी में वेक्टर या कोई भी चैप्टर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो करेंगे तसल्ली से करेंगे, बेस्ट करेंगे, क्योंकि बेस्ट करेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अदरवाइज़ हम केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। एंड में हमारे मार्क्स देखती है दुनिया, ये नहीं देखती कि हमने फॉर्मेलिटी करी कि नहीं करी। और मार्क्स आएंगे स्ट्रैटेजी से, मार्क्स आएंगे सही चीज़ें करने से, डूइंग द राइट थिंग। कैलकुलस में जो भी 50% चैप्टर्स, सारे चैप्टर जो कैलकुलस के हैं, उनमें से आप 50% को प्रायोरिटाइज कर लो अपनी मन मर्जी के, मन पसंद। मैं आपको मन पसंद इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनको जल्दी कर पाएंगे। कैलकुलस
थोड़ा डाइवर्स है, फैला हुआ है, पर अगर आप 50% कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब ये 11वीं के टॉपिक्स आ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरी करनी है, पूरी मतलब पूरी मास्टर करनी है। मैं पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था और पढ़ाते पढ़ाते मैंने कागज़ पे लिखा था, वो काफ़ी अच्छे नोट्स बन गए। अगर आप चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर और पीछे जाएं तो अलजेब्रा आ जाता है। अलजेब्रा में आप 50-60% जो पसंद हो वो उठा के कर लो। केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कोई भी 50% चैप्टर्स उठाओ। आप देखोगे 12वीं की फिजिकल की बात करते थे पहले, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से इनमें सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हैं। अब अगर आप 11वीं में चले जाओ तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, और बात करें तो गैसियस स्टेट, ये सारे चैप्टर्स, फिर मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, ये सब इनमें भी आप जो है ऑफ कोर्स मोल कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब तो बेसिक है। रिएक्शन बैलेंसिंग, रेडॉक्स, ये तो आना ही चाहिए, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। पर हाँ, इनमें से जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें आप फिजिकल केमिस्ट्री में 50% चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर लें जो आपको ज़्यादा पसंद आते हों। और केमिकल काइनेटिक्स मुझे बहुत पसंद था चैप्टर। सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअल में थियोरेटिकल बहुत है चैप्टर, पर वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, आपको उसमें एनसीईआरटी का रट्टा मारना है, ख़त्म। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कभी भी 100% नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप क्या करो, कोई भी नोट्स, कोई भी मटीरियल, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर ये सारे नोट्स मैंने बेस्ट वाले अपलोड किए हुए हैं। आप कोई भी नोट्स ऐसे उठा लो जो कि बहुत ही अच्छे टीचर के हों। और मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसे नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको 80-85% आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देंगे। आप कहोगे नहीं नहीं भैया हमें तो 100% चाहिए, 100% खोजने निकलोगे कभी शायद मिले ना, लेकिन टाइम ज़रूर वेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में 85% क्लैरिटी लाने की सोचो, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में ना एब्सोल्यूट क्लैरिटी आती नहीं कई बार, तो जो बाकी क्लैरिटी है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते, आगे के चैप्टर पढ़ते पढ़ते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते देखते और सोल्यूशंस देखते देखते आ जाती है। आप 90-95% क्लैरिटी भी ले आते हो और सिलेबस भी इस तरह आपका 90% 85% इन दोनों में कंप्लीट हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना है। इन सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी में कुछ आप डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं वो भी इस सीरीज़ के अंदर ले आऊँगा, और चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। फिजिक्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एक टॉपिक बोले तो मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, पर वो 11वीं का हो गया तो मैं उसको लाइट ले रहा हूँ। अभी मेरी उम्मीद है कि आपका ऑप्टिक्स शुरू होने वाला होगा। ऑप्टिक्स आपको बहुत अच्छा करना है और वेव ऑप्टिक्स और भी ज़रा अच्छा करना है, जिसमें पर्टिकुलरली आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से करना है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो है ये सब आईआईटी के सिलेबस में है। इनको अच्छे से करना कैसे है, टाइम लगाओ यार, टाइम लगाओ, समय बिताओ, क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन से कैसे सीखना है, एग्जाम्पल से कैसे सीखना है, ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है और अपने कॉन्फिडेंस इश्यूज से कैसे डील करना है साइंस बैक्ड मेथड्स का यूज़ करके। अगर आपने मेरे मैसेज को बैंग ऑन समझा होगा और कमेंट्स में लिखा होगा, हम उस पर लव रिएक्ट करके, आपका एक तरह से होता है ना टीचर होमवर्क चेक करता है, हम आपको वैलिडेट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कल 4 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह चिंदल जी वाह।